हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत जो पहला चैप्टर दिया गया है पारिवारिक आय, इसका रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन वीडियो में सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे जो कि बार बार इस चैप्टर में यूज किया गया है। यह वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब हमारे एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं तो उसे तो हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जब हमारे एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए हमें एक सॉलिड आंसर की ज़रूरत होती है। तो आइए इस पार्ट के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स आए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी परिभाषा को देखते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म है वह है धन। धन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हम अपने पैसे के जरिए ही अपनी जरूरत की हर चीज़ों को खरीद सकते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। धन को एक भौतिक एवं अमानवीय साधन माना जाता है जो मानवीय साधनों जैसे शक्ति, समय, ज्ञान, कौशल आदि का उपयोग करके मानव द्वारा अर्जित किया जाता है। तो धन क्या है? धन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगला है धन व्यवस्थापन, मनी मैनेजमेंट। सभी प्रकार की आय का आयोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन जिससे परिवार के लिए अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति की जाए, उसे हम धन व्यवस्थापन या मनी मैनेजमेंट कहेंगे। इसके बाद आता है पारिवारिक आय। अब यह पारिवारिक आय क्या है? परिवार के सभी सदस्यों की सम्मिलित आय को पारिवारिक आय कहते हैं। हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी जो आय होती है उस सम्मिलित आय को हम पारिवारिक आय, फैमिली इनकम कहेंगे। अब आता है ग्रॉस एंड क्रैंडल के अनुसार पारिवारिक आय क्या है। तो ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार पारिवारिक आय का जो परिभाषा दिया गया है वह है पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरा करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए प्रयोग किया जाता है। यह है ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार दिया गया पारिवारिक आय का परिभाषा। इसके बाद देखते हैं पारिवारिक आय के स्रोत क्या है, क्या क्या स्रोत हैं। तो पारिवारिक आय के स्रोत में आप लिख सकते हैं वेतन, पेंशन, ब्याज व लाभांश, किराया, भविष्य निधि आदि। इसके बाद आता है पारिवारिक आय के प्रकार। तो पारिवारिक आय के 3 प्रकार होते हैं, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और आत्मिक आय। आत्मिक आय को हम मानसिक आय भी कहते हैं। अब यह मौद्रिक आय क्या है? जो आय किसी परिवार को मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में प्राप्त होती है, मौद्रिक आय कहलाती है। ऐसी आय जो परिवार को किसी मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में प्राप्त हो, मौद्रिक आय कहलाएगा। मौद्रिक आय के साधन क्या क्या हैं? मौद्रिक आय के साधन में आता है वेतन, पेंशन, ब्याज, लाभांश, मजदूरी, किराया, लाभ, भविष्य निधि आदि। ये सब जो है वो मौद्रिक आय के साधन हैं। इनसे हमें मौद्रिक आय की प्राप्ति होती है। इसके बाद पारिवारिक आय का जो दूसरा प्रकार है वह है वास्तविक आय। वास्तविक आय क्या है? किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाले सामान या सेवा को वास्तविक आय कहते हैं, जो मौद्रिक आय को व्यय करने से हमें प्राप्त होता है। अब यह वास्तविक आय जो है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष वास्तविक आय और अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। पहला होगा प्रत्यक्ष वास्तविक आय और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष वास्तविक आय।
प्रत्यक्ष वास्तविक आय किसे कहेंगे? इसके अंतर्गत सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आती है जिनके लिए हमें धन का व्यय नहीं करना पड़ता है, मतलब हमें धन खर्च नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको ऑफिस से सैलरी के अलावा रहने के लिए घर दे दिया जाए और आने जाने का किराया दे दिया जाए, तो ये सब जो है वह हमारे लिए प्रत्यक्ष वास्तविक आय होता है। इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। इसके अंतर्गत वह वस्तुएं व सेवाएं आती है जिनको मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे मार्केट से जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमेशा अच्छा और टिकाऊ सामान खरीदते हैं ताकि वह लंबे समय तक अपनी सेवा दे सके। इसके बाद पारिवारिक आय का जो तीसरा प्रकार है वह है आत्मिक या मानसिक आय। विभिन्न स्रोतों से अर्जित मौद्रिक एवं वास्तविक आय के व्यय से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम आत्मिक आय कहेंगे। हमारा जो मौद्रिक आय है और वास्तविक आय है, उसे खर्च करने के बाद जो सामान हम लेते हैं उससे हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम आत्मिक आय या मानसिक आय कहेंगे। जैसे आप अपने पैसों से संपत्ति खरीदते हैं जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, यह आपके लिए आत्मिक आय होगा। अब आते हैं ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार मौद्रिक आय, वास्तविक आय और आत्मिक आय के लिए क्या क्या परिभाषा दिया गया है। तो ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार मौद्रिक आय का परिभाषा दिया गया है वह है कि मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित अवधि में एक परिवार को प्राप्त है, यह है मौद्रिक आय। अब आता है वास्तविक आय। तो ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के उस समूह को कहते हैं जो एक परिवार को एक निश्चित अवधि में प्रयोग के लिए प्राप्त होती है, यह हुआ वास्तविक आय। अब आता है आत्मिक आय या मानसिक आय। तो ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार आत्मिक आय से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में परिवार को मौद्रिक तथा वास्तविक आय के उपयोग से प्राप्त संतुष्टि है, यह हुआ आत्मिक आय। तो इस तरह पारिवारिक आय के 3 प्रकार हमने देखा, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और आत्मिक आय। इसके बाद आता है धन की संपूर्ति करने की आवश्यकताएं किन किन कारणों से होती हैं, किन किन कारणों से हमें धन की संपूर्ति करनी होती है। तो इसमें हम पहला कारण लिख सकते हैं जीवन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु। अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। फिर आता है अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, जो हमारे लिए जरूरी है उसे भी खरीदने के लिए, उसे उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें धन खर्च करना होता है। इसके बाद आता है उच्च जीवन स्तर हेतु। अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए भी हमें धन की आवश्यकता होती है। फिर सुरक्षित भविष्य हेतु, अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए भी हमें धन की आवश्यकता होगी। महंगाई को देखते हुए, संयुक्त परिवार होने की स्थिति में, इन सब स्थितियों में हमें धन की संपूर्ति की आवश्यकता होगी। फिर आता है पारिवारिक आय बढ़ाने के क्या क्या साधन हैं। दोस्तों यह सब हम लोग इस पाठ में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है उसके बारे में हम रिवीजन कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं पारिवारिक आय बढ़ाने के क्या क्या साधन हैं, पारिवारिक आय हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो दो महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है उसमें पहला है पारिवारिक आय में वृद्धि करना और दूसरा है उपलब्ध आय को सही तरीके से व्यय करना। जो पहला है पारिवारिक आय में वृद्धि करना, यह हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लघु उद्योग या गृह उद्योग भी कर सकते हैं,
अपने कौशलों और अपने भौतिक साधनों का सही उपयोग करके परिवार की वास्तविक आय में वृद्धि की जा सकती है, जैसे बागवानी करके, फल सब्जियां उगाकर, कपड़े सिलाई करके, घर के काम स्वयं करके आदि, या फिर बचत किए गए धन का उचित विनियोग से हम परिवार की आय बढ़ा सकते हैं, पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वह है उपलब्ध आय को सही तरीके से व्यय करना। आपके पास जो भी इनकम है उसे सही तरीके से खर्च करना। जो हमारी आय है उसे हम सही तरीके से खर्च कैसे कर सकते हैं? पारिवारिक बजट बनाकर, छोटे छोटे प्रयासों द्वारा घरेलू खर्चों में कमी लाकर और मानवीय साधनों का विकास करके हम अपनी आय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है घरेलू हिसाब किताब या घरेलू अभिलेख। क्या है? प्रत्येक परिवार में धन के उचित व्यवस्थापन हेतु आय तथा व्यय का विवरण तैयार किया जाता है। इसे हम घरेलू हिसाब किताब या घरेलू अभिलेख कह सकते हैं। अब घरेलू हिसाब किताब रखने की आवश्यकता क्यों होती है? घरेलू हिसाब किताब रखने से हमें यह पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा बचा है, जो परिवार की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उस पर हम कैसे खर्च कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि महीने के प्रारंभ में हमारे हाथों में अधिक पैसे होते हैं और हम बिना सोचे समझे उसे खर्च करने लगते हैं, जिससे महीने के आखिरी में हमें पैसे की कमी हो जाती है और हमें उधार तक लेना पड़ जाता है। यदि हम किसी से उधार से सामान खरीदते हैं तो हमें धोखे से बचने के लिए भी हिसाब किताब बनाने की जरूरत होती है। यदि हम हिसाब किताब नहीं बनाएंगे तो उधार चुकता करते वक्त हमें गलत हिसाब बताया जा सकता है, और यदि हम हिसाब किताब बना कर रखेंगे तो उधार चुकता करते वक्त हम अपने हिसाब किताब से सही राशि चुकता कर सकते हैं। अब आता है दैनिक हिसाब किताब लिखने की विधियां। हिसाब किताब लिखने की विधियां कौन कौन सी हैं? तो दैनिक हिसाब किताब लिखने की 3 विधियां होती हैं, जिसमें पहला होता है दैनिक हिसाब किताब लिखना, दूसरा होता है साप्ताहिक हिसाब किताब लिखना, और तीसरा होता है मासिक हिसाब किताब लिखना। दैनिक हिसाब किताब लिखना मतलब प्रतिदिन का हम जो हिसाब किताब लिखते हैं वह हुआ दैनिक हिसाब किताब, और सप्ताह का हर एक सप्ताह का जो हिसाब किताब हम लिखते हैं वह होता है साप्ताहिक हिसाब किताब, और हर महीने का जो हिसाब किताब हम लिखते हैं वह होता है मासिक हिसाब किताब। इसके बाद आता है बजट। किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार के आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करने की प्रक्रिया को बजट कहते हैं। अब बेवर के अनुसार बजट की क्या परिभाषा दी गई है? तो बेवर के अनुसार बजट की परिभाषा दी गई है, पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। यह परिभाषा बेवर ने दिया है। अब पारिवारिक बजट के मुख्य मदे क्या क्या हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं मकान, भोजन, कपड़ा, घर के अन्य खर्च, हेल्थ, शिक्षा, व्यक्तिगत खर्च, बचत, ये सब जो है वो बजट के मुख्य मदे होती हैं। इसके बाद आता है बजट के प्रकार। बजट कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो बजट के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है पूर्ण अथवा आंशिक बजट, दूसरा होता है संतुलित बजट, तीसरा होता है बचत का बजट, और चौथा होता है घाटे का बजट। तो जो पहला है पूर्ण अथवा आंशिक बजट, यह क्या है? जब हम अपने पूरे खर्चों की योजना बनाते हैं तो वह पूर्ण बजट कहलाता है, पर कभी कभी हम अपने छोटे छोटे खर्चों को छोड़कर सिर्फ बड़े बड़े खर्चों का ही योजना बनाते हैं, तो वह होता है आंशिक
बजट। इसके बाद आता है संतुलित बजट। ऐसा बजट जिसमें हम अपनी आय और व्यय को संतुलित रखते हैं, आय और व्यय का संतुलन बनाए रखते हैं, ऐसा बजट होता है संतुलित बजट। तीसरा होता है बचत का बजट। ऐसा बजट जिसमें आय अधिक और खर्च कम हो, उसे हम बचत का बजट कह सकते हैं। इसके बाद चौथा होता है घाटे का बजट। ऐसा बजट जिसमें आय कम और खर्च अधिक हो, उसे हम घाटे का बजट कहते हैं। तो इस तरह यह बजट के प्रकार हैं। इसके बाद जो आता है वह है पारिवारिक बजट का क्या महत्व है, हमें बजट क्यों बनाना चाहिए। जब हम बजट बनाते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमारी आर्थिक दशा क्या है, अलग अलग स्रोतों से हमारी कितनी आय होती है, हमारा जीवन स्तर क्या है। इससे हमें यह भी ज्ञात होगा कि परिवार की आय क्या है, पारिवारिक आय क्या है और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, बचत हो भी रहा है या नहीं। यदि हमने सेविंग्स की है तो हमें यह पता होगा कि हमने कुछ पैसे बचाए हैं, तो अचानक जब पैसों की जरूरत होगी तो हम मानसिक रूप से भी तैयार रहें। बजट बनाने से हमें पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए इसकी भी आदत बनती जाएगी। तो हम सब के लिए पारिवारिक बजट बनाना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह आज हमने पारिवारिक आय पाठ का रिवीजन किया। उम्मीद है दोस्तों आपको यह पाठ अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।